आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम लोग परिमाणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत जो आपका प्रश्न पत्र है क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसमें गुणोत्तर श्रेणी की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने समांतर श्रेणी की चर्चा किया था। आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे और गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग यह बात करेंगे इस वीडियो में कि उसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम जानेंगे कि श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, nth टर्म, गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योगफल जो होगा समेशन ऑफ n टर्म, वो ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, और गुणोत्तर माध्य हम लोग कैसे बात करेंगे। इसके पूर्व में भी हम लोग समांतर श्रेणी के संदर्भ में उसकी परिभाषा, n वां पद और n पदों के योगफल का सूत्र की बात कर चुके हैं। आइए हम लोग अब बारी बारी से बात करते हैं एक टॉपिक पर। परिभाषा, प्रश्न उठता है गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं। अभी पिछले क्लास में हमने बात किया था समांतर श्रेणी की। तो जिस प्रकार एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद एक समान अंतर से बढ़ते हुए या घटते हुए होते हैं, जिसके प्रत्येक पदों में एक कॉमन डिफरेंस होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है, सम अंतर। उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद गुणे के क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए या घटते हुए होते हैं। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, ये हर पद 2 गुना बढ़ता हुआ है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, 16, 8, 4, 2, 1। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद एक गुणे के क्रम में बढ़ते हुए घटते हुए होते हैं, वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अर्थात ऐसी श्रेणी में एक रेशियो होगा, ऐसी श्रेणी एक रेशियो से बढ़ती हुई या घटती हुई होगी और वह रेशियो सेम होगा, प्रत्येक पद में वही रेशियो होगा। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी के संदर्भ में बात कर रहे थे कि कॉमन डिफरेंस, तो गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग बात करेंगे एक कॉमन रेशियो होता है जिसको हम लोग स्मॉल r से लिखेंगे। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद एक कॉमन रेशियो से बढ़ते या घटते हुए होते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी ऐसी है जिसका पहला पद a है। अब कॉमन रेशियो को हम लोग r से लिखते हैं। कॉमन रेशियो r है, इसी रेशियो में वह श्रेणी बढ़ती हुई या घटती हुई है, उसका अगला पद है a इंटू r। इसके पहले हम लोग समांतर श्रेणी जब बात किए थे तो हमने कहा था कि पहला पद a है और एक कॉमन डिफरेंस d है, तो समांतर श्रेणी का अगला पद होता था a प्लस d। लेकिन यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी चूंकि गुणे के क्रम में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसलिए यहाँ रेशियो होगा और उसका गुणा होगा a इंटू r। यहाँ लिखा गुणोत्तर, गुणे के क्रम में ही बढ़ घट रहे, a इंटू r। इसी प्रकार इसका तीसरा पद जो होगा वह होगा a इंटू r स्क्वायर। तीसरा पद होगा a इंटू r क्यूब। इसी प्रकार इसका जो nवां पद होगा वह होगा a इंटू r पावर n माइनस 1। यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण है। एक उदाहरण यह श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। उदाहरण इसका है 1, 2, 4, 8, 16 एंड 1। यह गुणोत्तर श्रेणी है। 3, 9, 27, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। 10, 20, 40, 80, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसी तरह 11, 33, 99, इस तरह जो एक कॉमन रेशियो से बढ़ती हुई या घटती हुई हो, वह एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका n वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे और n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद एक कॉमन रेशियो से बढ़ते हुए या घटते हुए होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। और ऐसी श्रेणी का n वां पद कैसे निकालेंगे, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो माना एक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, उसका पहला पद हुआ a। कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सार अनुपात। यह सार अनुपात जो है कॉमन रेशियो, यह है r। समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस था इसलिए इसको d से लिखा गया था। यहाँ कॉमन रेशियो है इसलिए उसको r से लिखा गया। उसका अगले पद में पहले पद में हम कॉमन रेशियो गुणा करेंगे a इंटू r। अगला पद बनेगा इस तरह a इंटू r, दूसरा पद है, इसमें फिर हम कॉमन रेशियो गुणा करेंगे a इंटू r स्क्वायर। ये तीसरा पद हो गया। तीसरे पद में फिर कॉमन रेशियो से गुणा करेंगे तो चौथा पद बन जाएगा a इंटू r क्यूब। इस तरह पद बनते चले जाएंगे।
अब इस श्रेणी का अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है तो आप देखिए, पहले पद ये था, दूसरे पद a इंटू आर है, तीसरा पद a इंटू आर स्क्वायर है, जो तीसरा पद है उसमें r की पावर 2 है, जो दूसरा पद है उसमें r पावर 1 है, यानी जो नंबर ऑफ जो है ना टर्म है, जो इनका टर्म है, जो टर्म का नंबर है उससे r की 1 पावर कम है। चौथे में देखिए a लगा हुआ है पहला पद इंटू r का पावर 3 है, यानी 4 - 1, चूँकि चौथा पद है फोर्थ, तो चौथे पद में होगा a इंटू आर पावर 4 - 1। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि अगर nवां पद होगा तो उसका फार्मूला होगा a इंटू आर पावर n-1। यह nवां पद का फार्मूला होगा, अर्थात Tn बराबर हो जाएगा a इंटू आर पावर n-1। समांतर श्रेणी में nवां पद का फार्मूला था Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सवाल कैसे लगाएंगे। जैसे श्रेणी है 2, 4, 8, इस श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपको अगर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे श्रेणी कौन सी है। इसका पहला पद 2 है और श्रेणी प्रत्येक पद जो है 2-2 गुना से बढ़ते हुए है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात यह गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है और इसका कॉमन रेशियो जो है 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो कॉमन रेशियो है r, इसको हम लोग लिखते हैं, वो है 2 है, और प्रथम पद जो है ये भी 2 है। ये तो सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी nवां पद निकालने में। समांतर श्रेणी में भी थी a प्रथम पद और कॉमन रेशियो यहाँ पर है r, ये आपको मालूम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका 8वां पद यानी T8 बराबर क्या होगा, तो T8 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर पावर 8 - 1। इसी फार्मूले से Tn बराबर a इंटू आर पावर n-1, तो T8 बराबर हो जाएगा a इंटू आर पावर 8 - 1, यानी a इंटू आर पावर 7। a का मान है 2 और r का मान भी 2 है, इसका पावर हो जाएगा 7, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 7। तो 2 का पावर 7 मीन्स 2 हम 7 बार लिखेंगे इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 7 यानी 2 जो है 7 बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 32, 64, 128, यानी 2 इंटू 128 इक्वल टू 256, यानी जो इसका 8वां पद होगा वह होगा इस श्रेणी का 256। इसी प्रकार हम लोग जितने भी आपके सवाल आएंगे, जितने सवाल दिए होंगे छोटे छोटे सवाल इस तरह का nवां पद निकालने के, उसको हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। कभी कभी ये होगा कि आपको हो सकता है a या r में से एक पद दिया गया हो और उसके बाद कोई एक पद दे दे और फिर आपसे कहे कि उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है कि एक श्रेणी है उसमें कॉमन रेशियो है 3 और जो चौथा पद है यानी T4 वह है 81, तो श्रेणी बताइए। तो अगर श्रेणी बताइए, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तब भी आप सवाल कर सकते हैं। केवल आपको करना है जो सवाल आप जो चीज़ें आपको दी गई हों, r बराबर 3 दिया गया है, चौथा पद 81 दिया हुआ है, तो फार्मूला आपका यही लगना है, यानी T4 इक्वल टू लिखेंगे a इंटू आर पावर 4 - 1 इंटू, यानी a इंटू आर पावर 3। T4 का मान दिया हुआ 81, मान लेते हैं जो पहला पद है वो a है और r दिया गया है 3, यानी 3 टाइम्स 3, यह 81 इक्वल टू हो गया 3 का पावर 3 बार, 3 3 का 9, 3 27, यानी a इंटू 27, a इक्वल टू हो जाएगा 81/27 बराबर 3। अब आपको मालूम हो गया कि पहला पद जो है उस श्रेणी का a बराबर 3 है, तो वह श्रेणी क्या होगी, वह श्रेणी आपको कॉमन रेशियो मालूम है 3 है, तो अर्थात श्रेणी क्या होगी, जैसे आप लिखते हैं पहला पद a, तो पहला श्रेणी होगा 3, फिर a इंटू आर यानी 3 इंटू 3 यानी 9, फिर इसमें 3 का कॉमन रेशियो गुणा करेंगे 27, फिर 81 एंड सो। यह हमारा अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब हम लोग आइए बात करते हैं कि अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी दी गई है
तो उसके n पद हैं, तो nवां पद का योगफल का फार्मूला क्या होगा, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, समेशन ऑफ n टर्म। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के केस में जब हम लोग n पदों का योगफल का फार्मूला पढ़ते हैं तो दो फार्मूले आते हैं। अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों। एक फार्मूला होता है एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर, और दूसरा फार्मूला हो जाएगा एस एन बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। फार्मूला देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। एस एन बराबर a इंटू पहला पद a इंटू 1 माइनस आर पावर n, ये ऊपर लिखा जाएगा, बटे में 1 माइनस आर ही हो जाएगा। सेम ये जो यहाँ लिखा गया है ये यहाँ आ जाएगा, बस केवल पावर यहाँ नहीं रहेगा, पावर यहाँ n है, यहाँ नहीं रहेगा। और दूसरा फार्मूला बनता है a इंटू आर पावर n माइनस 1, इसी को बदल दिया गया है, इसको पहले कर दिया गया, इसको पीछे कर दिया गया, आर पावर n माइनस 1, और सेम यही पैटर्न यहाँ नीचे रिपीट किया गया है आर की पावर हटा के। जैसे यहाँ पर वही पैटर्न रिपीट किया, यहाँ पर यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट किया गया है, बस पावर नहीं है। अब ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जबकि जो हमारा कॉमन रेशियो है आर उस गुणोत्तर श्रेणी का, उसकी वैल्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है, जबकि आर का मान 1 से छोटा होगा। मीन्स 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, इस तरह। और इस फार्मूले को हम, ताकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आए 1 माइनस आर, और इस फार्मूले को हम तब लगाएंगे जबकि जो हमारा कॉमन रेशियो है आर उसका मान 1 से अधिक होगा। जैसे अभी तक हम लोग जितने एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल में आर की वैल्यू 3 थी या 2 थी या 4 थी, इस तरह के, तो वहाँ पर ये वाला n पदों के योगफल का ये फार्मूला लगेगा, चूँकि r माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर ऐसी कोई श्रेणी है, जैसे मान लीजिए हम एक श्रेणी लिख रहे हैं 1/2, 1/4, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद 1 है और कॉमन रेशियो है 1/2, यानी इसमें कॉमन रेशियो जो r होगा उसका मान 1 से छोटा होगा। तो ऐसी श्रेणी के योगफल के समय हम इस फार्मूले को लगाएंगे, एस एन बराबर a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर। और अगर r की वैल्यू 1 से अधिक होगी, 2, 3 होगी, 4 होगी, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक श्रेणी है और वह श्रेणी है 3, 6, 12 के 5 पदों का योगफल क्या होगा। श्रेणी पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 12 है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 कॉमन रेशियो के बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब है कि दी गई श्रेणी जो है वह समांतर गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसका पहला पद हो जाएगा a = 3, कॉमन रेशियो r बराबर हो जाएगा 2, चूँकि 2 गुना प्रत्येक पद अपने पीछे वाले पद से 2 गुना बढ़ता हुआ है। अब 5 पदों का योगफल का फार्मूला यानी S5 हमको निकालना है। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 फार्मूले हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ हमको देखना है कि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 से अधिक है, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें हर का मान पॉजिटिव रहना चाहिए, और वो हर क्या होगा r माइनस 1। और यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे सेम इसी तरह r पावर n माइनस 1। देखिए कितना आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं याद करने का। कि सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कॉमन रेशियो का मान कितना है, अगर वह 1 से अधिक है तो ये फार्मूला, अगर वह 1 से छोटा है तो उस स्थिति में फार्मूला बदल जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस आर पावर n हो जाएगा एक ही साथ में। ऐसी फार्मूले को हम लोग लगाते हैं, a बराबर 3 यानी 3 इंटू आर पावर n यानी 2 का पावर n होगा जो पद, जितने पद का योगफल हमको निकालना है। तो 5 पदों का योगफल निकालना है तो पावर 5
-1 अपान आर की वैल्यू 2 है, 2 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। 2 का पावर 5, इसका मतलब 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 - 1 अपान 2 में 1 घटेगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 32 में से 1 घटेगा 31, 3 × 31/1 इक्वल टू हो जाएगा 93, यानी S5 की वैल्यू हो जाएगी 93। इसी तरह हम अगर कोई सवाल लेते हैं उसमें R की वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, यानी छोटी होती है, तो उस स्थिति में हम फार्मूला 1 - R का लगाते हैं। एक चीज़ हमारा यहाँ पर कहना चाहेंगे आपसे, कभी कभी पूछा जाता है कि गुणोत्तर श्रेणी अगर लिखी गई है कोई और उसमें इनफाइनाइट टर्म हैं, तो पूछता है कि ये श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म के योगफल कितना होगा, उसको प्राप्त करें। तो अगर ऐसी कोई श्रेणी लिखी गई है, जैसे इसी श्रेणी को हम लोग देख लेते हैं 1, 1/2, 1/4 एंड सो ऑन, के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कि अनंत पदों का योगफल क्या होगा। उस स्थिति में ध्यान रखिएगा, श्रेणी हमारी है 1, 1/2, 1/4, जो कॉमन रेशियो है पहला पद तो 1 है और कॉमन रेशियो जो R है वह है 1/2, क्योंकि प्रत्येक पद अपने से 1/2 गुना बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आधा होता जा रहा है। ऐसी अगर श्रेणी लिखी गई है, ये जरूरी नहीं कि 1/2 ही हो, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 हो सकता है, यानी R का मान 1 से कम होगा कॉमन रेशियो, और उसके अनंत पदों का योगफल का फार्मूला ज्ञात करना होगा। तो जो सामान्यतः हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n पदों का योगफल का फार्मूला, जब R की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो उसमें हम लोग लिखते हैं 1 - R, और यहाँ लिखते हैं 1 - R पावर n। ये फार्मूला होता है हमारा n पदों का योगफल का उस स्थिति में जब जो कॉमन रेशियो है वह कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है। अगर इस श्रेणी में कहता है इसके 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम इस फार्मूले को लगा देते, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है तो उस स्थिति में फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। और ये फार्मूला क्या होता है कि चूँकि n बराबर इन्फिनेटिव होता है तो R पावर इन्फिनेटिव, और हम मान लेते हैं कि R पावर इन्फिनेटिव चूँकि R बराबर 1 से छोटा है तो उसकी जो पावर इन्फिनेटिव होगी वह 1 से और बहुत छोटी होती चली जाएगी, तो वो बिल्कुल उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो 1 - R के पावर n वो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो उस स्थिति में हमारा फार्मूला चेंज होता है और फार्मूला हमारा बन जाता है A अपान 1 - R। ये तभी होगा जब हमको एक ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो दी गई हो जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, उसके अनंत पदों का योगफल का फार्मूला निकालना हो, योग करना हो, तो उस स्थिति में ये फार्मूला हमारा चेंज होता है A अपान 1 - R में। और सीधे सीधे डायरेक्ट हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि ये दी गई श्रेणी के जो पहला पद है 1, A बराबर 1 है, R कॉमन रेशियो 1/2 है, इसके अनंत पदों का योगफल जो होगा S इन्फिनेटिव बराबर होगा A अपान यानी 1 अपान 1 - R। R की वैल्यू कितनी है 1/2 है, बराबर 1 अपान 1, इसकी वैल्यू हो गई 1 अपान हाफ, इसका मतलब है 2। इस तरह आप कर सकते हैं 1 अपान 1, यहाँ पे बराबर हो गया 1 अपान 1, 1 × 2 कैंसिल, आंसर। ये था गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद का योग फार्मूला निकालने का, अनंत पदों के योगफल निकालने का फार्मूला। लेकिन हम लोगों ने जो जाना वह ये बहुत कभी पूछे जाते हैं, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि n पदों का योगफल जब R का मान कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है और जब कॉमन रेशियो R का मान 1 से बड़ा होता है, दोनों स्थितियों में फार्मूले अलग होते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई एक श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसका माध्य कितना होगा, गुणोत्तर माध्य कितना होगा, उसको हम लोग मान लीजिए कोई एक श्रेणी है और उसमें 2 पद हैं A और B, तो इस दोनों पदों के बीच का जो गुणोत्तर माध्य होगा
उसका फार्मूला क्या होगा। शायद हम लोगों ने पहले वीडियो में समांतर माध्य की बात नहीं किया था। अगर यही दो पद होते ए और बी और इनका समांतर माध्य निकालना होता तो हम जानते हैं a प्लस बी बाई 2 होता है। आज को हम लोग लिखते हैं अरिथमेटिक मीन, am बराबर होता a प्लस बी बाई 2। लेकिन जब हम गुणोत्तर माध्य निकालते हैं जी एम लिखते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल मीन, इसकी वैल्यू रहती है a इंटू बी स्क्वायर रूट। यानी जिन दो पदों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना होता है उनका गुणनफल ज्ञात करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे अगर दो पद हैं 12 और 3 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो 12 और 3 का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा जी एम बराबर हो जाएगा 12 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 12 3 36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। अब इसी 12 और 3 का अगर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होता, हम यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में समांतर माध्य की चर्चा नहीं कर पाए समांतर श्रेणी में। अगर इसी को हमको समांतर माध्य निकालना होता तो हम लिखते हैं 12 प्लस 3/2 यानी 15/2 और इसकी वैल्यू हो जाती 7.5। अब देख लीजिए कोई दो पद हैं तो उनका अगर हम समांतर माध्य निकालें और गुणोत्तर माध्य निकालें तो उसमें सबसे वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है, समांतर माध्य की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी जो अरिथमेटिक मीन होगा वो उसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकल मीन से ज़्यादा होगी। तो इस तरह के तथ्यात्मक सवाल भी आपसे कभी कोई छोटे एग्जाम में से पूछे जाते हैं। और अभी हम लोग अगले क्लास में हम लोग हरात्मक माध्य की चर्चा करेंगे, तो उसके तीनों के साथ फिर एक साथ देखेंगे कि अगर कोई दो पद दिए गए हैं तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में क्या समानता है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग हरात्मक श्रेणी की चर्चा करेंगे। थैंक यू।